हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलर आरती। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले पॉलिटिकल आइडिया ऑफ एंशिएंट इंडिया का यूनिट नंबर 2, प्राचीन भारत में गणतंत्र के विचार, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रजाधर्म। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था राजधर्म के बारे में। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रजाधर्म को, कि किस प्रकार से प्रजाधर्म की विचारधारा आई और आज के टाइम पे इसके कौन कौन से मुख्य तत्व हैं और महत्व को डिस्कस करते हैं। तो प्रजाधर्म की अवधारणा शास्त्रीय भारतीय राजनीतिक चिंतन जो हमारा क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकिंग थी, उसके मानक में एक महत्वपूर्ण संरचना में स्थान रखता है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के दर्शन में राजनीतिक समुदाय का मुख्य अधिकारी प्रतिनिधि की भाषा में नहीं समझा जा सकता, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में धर्म के रूपरेखा के भीतर देखा जाता है। प्रजा धर्म बेसिकली दो धर्म से मिला है, प्रजा और धर्म। प्रजा यानी जनता, जो नागरिक होते हैं वो, और उनके धर्म मतलब कर्तव्य, इन सब से। ठीक है। जिस प्रकार शासक जो होता है राजधर्म, जिसमें शासक का अपना धर्म जिसे राजधर्म कहा जाता है, जो राजा के नैतिक कर्तव्य को प्रतिपादित करता, संबोधित करता है, ठीक उसी प्रकार प्रजा धर्म प्रजा द्वारा निर्देशित उनके कर्तव्यों को प्रतिपादित संबोधित करता है। प्रजा धर्म दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे मैंने बताया ही, प्रजा जनता, लोक संतान, जो कि किसी सत्ता के अधीन हो, और धर्म उसका कर्तव्य होता है, नैतिक व्यवस्था, न्याय, कानून, ये सब होता है। इन दोनों के संयुक्त अर्थ में यह उन नैतिक जिम्मेदारी कर्तव्यों को दर्शाता है जिन्हें जनता या प्रजा को राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए निभाए जाते हैं। शास्त्रीय भारतीय राजनीतिक चिंतन या दर्शन में राज्य केवल एक राजनीतिक संस्था नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत धर्म द्वारा संचालित एक व्यापक नैतिक ब्रह्मांड का हिस्सा है, जो धर्म के आधार पर निर्देशित होता है, जहां सब लोग अपने अपने धर्म का अनुपालन करते हैं और इसी धर्म के आधार पर एक नैतिक ब्रह्मांड को प्रतिपादित या संचालित किया जाता है। इसलिए शासक और प्रजा दोनों के आचरण गहराई से नैतिकता निहित होनी चाहिए। अगर प्रजा नैतिकहीन है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती है, तो वो भी राजा के विरुद्ध और उसके शासक और साम्राज्य के विरुद्ध जाते हैं। लेकिन अगर शासक विरुद्ध है, अपने भ्रष्ट है, अपने धर्म का पालन नहीं करता, तो वो जनता के हित को कभी भी सरपरी नहीं रखता, तो वो हमेशा अपने हित को ही सरपरी मानता है। आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था के विपरीत जो है, आज के टाइम से विपरीत बात की जाए, तो जहां नागरिक अधिकार, राजनीतिक भागीदारी, प्रतिनिधि, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जोड़ा जाता है एक प्रजा धर्म को, वही प्राचीन भारत में जो होता है, इन्हीं विचारों को यानी प्रजा धर्म को कर्तव्य दायित्व से जोड़कर देखा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था केवल शासक की शक्ति से ही नहीं, बल्कि लोगों के नैतिक आचरण से भी बनी रहती है। ठीक है। इस व्यवस्था को बनाए रखना यानी शक्ति से ही नहीं, बल्कि लोगों का आचरण किस प्रकार से कार्य करना वो भी देखता है। इस दृष्टि से प्रजा धर्म राजनैतिक राजतांत्रिक व्यवस्था के भीतर नागरिक जिम्मेदारी का सिद्धांत प्रस्तुत करती है, कि राजतंत्र के अंतर्गत, एक पॉलिटिकल के अंतर्गत जो एक नागरिक के अधिकार, उनके दायित्व कर्तव्य को संबंधित। इस विचार स्पष्ट करता है कि राज्य की स्थिरता और समृद्धि प्रजा के नैतिक अनुशासन, निष्ठा और उत्पादकता गतिविधि पर निर्भर करती है, कि वो कितना उत्पादकता करते हैं, वो कितना अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठावान है, अपने राज्य के प्रति, साम्राज्य के प्रति, ये सारी यह धारणा कई जो हमारे क्लासिकल ग्रंथ हैं उनमें भी प्रतिपादित, जैसे महाभारत, मनुस्मृति को, अर्थशास्त्र, इन सब में, इन ग्रंथों में अलग अलग विचारों में जो होता है प्रजा धर्म पर जो होता है अपने अपने विचारों को प्रस्तुत किया गया, अलग अलग दृष्टिकोण किया गया। अगर प्रजा धर्म की वैचारिक आधारशिला बात की जाए, तो प्राचीन बौद्धिक आधारशिला, जिसमें कहाँ से ये उत्पन्न हुआ प्रजा धर्म के बारे में, तो व्यापक अवधारणा में नहीं थे। जो शास्त्रीय भारतीय चिंतन जो है, क्लासिकल इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग के कानून ही नहीं, केवल कानून ही नहीं, बल्कि उस नैतिक मूल्य सिद्धांत को दर्शाता है, जो पूरे ब्रह्मांड को धारण और स्थिर बनाता है, जहाँ सब लोग जो होते हैं एक बैलेंस लेवल पे रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ बनते हैं। धर्म व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित करना है। ठीक है। व्यक्ति का धर्म का काम क्या है, मुख्य काम, कि व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित करना, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको ये सारी चीजें देखना। सामाजिक संबंधों को विनियमित करता है और राजनीतिक संस्थानों को की स्थिरता सुनिश्चित करता है। इसलिए राजनीतिक सत्ता किसी स्वतंत्र शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक नैतिक व्यवस्था के भीतर ही स्थापित मानी जाती है ना। और प्रजा धर्म उसी दायित्व को व्यक्त करता है, जिसके माध्यम से जो शासित होते हैं व्यक्ति, वो जनसमूह राजनीतिक समुदाय में स्थिर बनाने का योगदान करता है। उनके बीच में एक बैलेंस बनाता है, एक प्रजा और एक शासक, इनके मध्य एक बैलेंस बनाना। इन दायित्व को वैध सत्ता का पालन करना, व नैतिक मापदंडों का अनुसरण करना, आर्थिक गतिविधियों में भाग लेना और राजा के प्रशासन का समर्थन करना, ये सब गतिविधि, ये कर्तव्य शामिल थे। हालांकि ये कर्तव्य केवल मानकात्मक या दंडात्मक, दमनात्मक नहीं है, नहीं मानी जाती, क्योंकि इससे आपको दमन नहीं किया जा रहा, आपको कंप्रेस नहीं किया जा रहा,
उन्हें शासक और प्रजा के बीच में एक पारस्परिक एक सहयोगात्मक संबंध स्थापित करने का एक माध्यम, एक मार्ग समझा जाता है। राज्य लोगों की रक्षा करता है, न्याय सुनिश्चित करता है, व्यवस्था बनाता है, उसके हितों को ध्यान में रखता है, जबकि प्रजा कर भुगतान करती है, निष्ठा, नैतिक आचरण और माध्यम से जो है राजा समर्थन करती है। अगर जनता कर देना बंद कर दे तो हमारी सरकार के पास राजकोष आएगा कहाँ से? नहीं आ सकता ना। इसी प्रकार ठीक है, और यह पारस्परिक संबंध राजनीतिक नैतिकता के माध्यम से प्रारंभिक रूप दर्शाता है, जिसमें सत्ता, जिम्मेदारी से और शासक को नैतिक उत्तरदायित्व से जोड़ा गया है। महाभारत में अगर बात की जाए तो विशेष करके शांति पर्व में जो था प्रजा धर्म के ऊपर विचार को व्यक्त किया गया है, ठीक है, जिसमें बताया गया है इस महाकाव्य में कि राजनीतिक सत्ता को धर्म द्वारा संचालित व्यापक नैतिक ब्रह्मांड के भीतर स्थापित है। स्पष्ट करता है कि राज्य के स्थिर केवल राजा की निष्ठावान या धर्मनिष्ठा पर ही नहीं बल्कि प्रजा की आचरण पर भी निर्भर करती है। कुरुक्षेत्र में युद्ध के बाद भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया उपदेश जो था उसमें नैतिक राजनीतिक संतुलन को पुनः स्थापित करने को प्रकट किया गया। इस संदर्भ में प्रजा के कर्तव्यों को न्यायपूर्ण शासन की कार्यप्रणाली के रूप में अनिवार्य बताया गया। राजा को धर्म का संरक्षक कहा गया है, किंतु शासन व्यवस्था को बनाए रखने, उसी व्यवस्था को बनाए रखने में उसकी क्षमता प्रजा के सहयोग, अनुशासन और नैतिक सहभागिता पर निर्भर करती है। इस प्रकार महाभारत जो होते हैं में प्रजा धर्म केवल सत्ता के प्रति निष्क्रिय आज्ञाकारिता ही नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में नागरिकों की, प्रजाओं की सक्रिय भागीदारी व योगदान के रूप में समझाया गया। भौतिक सहयोग से आगे बढ़ के महाभारत में जो होता है भौतिक सहयोग जैसे कि कर देना उनको, उनके भोग विलासिता पूरी करने के अलावा भी जो था महाभारत में भौतिक धर्म जैसे कि राज प्रजा धर्म के नैतिक आयामों पर विशेष बल दिया गया है। महाभारत में जो नैतिक आयामों पर विशेष बल दिया गया प्रजा धर्म के, जैसे कि समृद्धि, राज्य की समृद्धि, कल्याण को उसके निवासियों के नैतिक आचरण पर निर्भर बताया गया। हम एक चीज बोलते हैं कि किसी भी देश की अगर आपको स्थिति को देखना है, वहाँ के नागरिकों की स्थिति देखो, है ना, वो देश कितना प्रगति, कितना उन्नत है, ये सब आपके उसके नागरिक बताएंगे, ना कि उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, है ना। अगर नागरिक सत्यवादी, अहिंसा, संयम, सामाजिक कर्तव्य का पालन बार बार राज्य की स्थिरता के आधार के रूप में वर्णित किया गया है। महाभारत में इस चीज को बार बार बताया गया कि अहिंसा हो गया, सत्यवादी हो गया, दायित्व हो गया, इन सब का पालन जो होता है यही एक स्थिर राज्य, एक समृद्ध राज्य। जब प्रजा चोरी, छल, कपट, अधर्मी आचरण में लिप्त हो जाती है तो सामाजिक ताना बाना कमजोर हो जाता है और समाज के अंतर्गत जो होता है अशांति, अराजक व्यवस्था फैल जाती है। लोगों के नैतिक चरित्र सीधे राज्य की स्थिरता को प्रभावित करते हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि राजनीतिक सत्ता या व्यवस्था जो होते हैं नैतिक जीवन से अलग है। इसी प्रकार महाभारत शासन की एक समग्र अवधारणा प्रस्तुत करता है। महाभारत जो होते हैं शासन की एक समग्र अवधारणा को भी प्रस्तुत करते हुए बताते हैं कि व्यक्तिगत आचरण, सामाजिक समरसता और राजनीतिक सत्ता सभी धर्म की परस्पर जुड़ी हुई है। व्यक्ति महाभारत राजनीतिक सत्ता पर एक महत्वपूर्ण सीमा का भी संकेत देता है। यदि भी वैध सत्ता का पालन करना प्रजा धर्म का हिस्सा है, जो भी सत्ता है हमारी, जो भी गवर्नमेंट आई है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके रूल हो गए, उसकी पॉलिसी हो गई, उसके रेगुलेशंस हो गए, नियम कानून कायदे जो भी होते हैं उसके वो सब फॉलो करना हमारा काम है। लेकिन कुछ प्रसंगों में जो होता है ये भी बताया गया है फिर भी ग्रंथ ये स्वीकार करता है कि राज धर्म का परित्याग या जो राजा धर्म होता है अपना, यदि राजा अपने धर्म का परित्याग कर देता है तो वह नैतिकता खो बैठ देता है। भीष्म को चुनौती देते हुए भीष्म जो है चुनौती देते हुए युधिष्ठिर को कहते हैं कि शासक अपनी प्रजा का शोषण करता है। ऐसा जो राजा होता है जो अपनी नैतिकता, अपने अधिकार को खो देता है तो ऐसा राजा जो होता है अपनी प्रजा का शोषण करता है और उनकी उपेक्षा करता है, उनके अधिकारों की, उनके कर्तव्यों की, उनके द्वारा जो भी है हमारे सत्ता के प्रति की जा रही है, अंततः अपनी ही सत्ता का नष्ट कर देता है। और कुछ प्रसंगों में ये भी संकेत मिलता है कि अन्यायी शासक जो होता है अपने राज्य को प्रजा छोड़ देती है। अन्यायी जो राजा होता है तो ऐसी राज्य को जो होता है प्रजा छोड़ देती है, उसमें कभी भी साथ नहीं देती उसका, और उसका समर्थन, अपना जितना भी समर्थन वो देती है उससे वापस ले ली, चाहे वो कर के रूप में हो, उत्पादकता के रूप में हो या राजनीतिक गतिविधि के रूप में। और यह स्वीकार रोकती जो है इस बात पर दर्शाती कि प्रजा का कर्तव्य अंधी आज्ञाता नहीं है कि आंख बंद करके जो भी आप आगे देंगे वो हम पालेंगे, बल्कि एक व्यापक नैतिक अनुबंध के भीतर है जिसमें हम एक मोरलिटी के बीच में जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट, एक दूसरे से बंधे हुए बॉन्ड है। राजा और प्रजा परस्पर निर्भर हैं, ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर है। एक भी अपना धर्म खोता है तो कहीं ना कहीं जो शासन व्यवस्था है, राजनीतिक स्थिरता है, सामाजिक स्थिरता है वो डगमगा जाता है। दोनों को के ऐसे दायित्व जो एक दूसरे पर ही बने।
ठीक इसी प्रकार अर्थशास्त्र में बात कीजिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात की जाए तो उसमें भी प्रजा धर्म के ऊपर कई व्यापक अवधारणा प्रस्तुत की गई। एक व्यावहारिक ढांचे के भीतर सामने आती है जिसमें प्रशासनिक दक्षता, आर्थिक उत्पादकता, राजनीतिक स्थिरता पर विशेष जोर है। महाकाव्य साहित्य में मिलने वाले अधिक नैतिक स्वरों के विपरीत जो होता है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया है कि राजशास्त्र और व्यवहारिक शासन की दृष्टि से देखते हुए इस प्रजा धर्म को देखा है। फिर भी प्रजा का आचरण और उसकी जिम्मेदारी राज्य की कार्यप्रणाली के अत्यधिक महत्वपूर्ण बनी रहती है। राजा की समृद्धि और राज्य की सुरक्षा समाज के आर्थिक सामाजिक जीवन में लोगों की अनुशासित भागीदारी पर निर्भर करते हैं। इस संदर्भ में प्रजा धर्म का अर्थ है कि प्रजा वैध आचरण या जो लीगली आचरण होते हैं उस आचरण को आर्थिक उत्पादकता, शासक सत्ता की प्रतिनिष्ठा के माध्यम से जो होते हैं राज्य की शक्ति और स्थिरता में योगदान कर दे, ठीक है, उत्पादकता को बढ़ाए, हर एक तरीके से उसे सपोर्ट करे। अर्थशास्त्र में प्रजा धर्म का एक महत्वपूर्ण आयाम आर्थिक जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है। कौटिल्य राज्य की समृद्धि को जो है उसकी प्रजा की उत्पादक गतिविधियों का एक अभिन्न अंग मानता है। एक प्रजा का काम क्या है? आर्थिक गतिविधि के रूप में भी हमारा काम है कि हमारे देश की जीडीपी को बढ़ाया जाए। कृषि, व्यापार, पशुपालक, शिल्पकार इत्यादि का जितने भी व्यापारिक कार्य उन सभी का जो है परिश्रम पूर्ण संकलन रहे। और राज्य के राजस्व व्यवस्था विशेष रूप से कर प्रणाली जनसंख्या की आर्थिक उत्पादकता पर निर्भर करती है। जो राज्य की राजस्व प्रणाली होती है वो किस पर निर्भर करती है? वो इन्हीं कार्यों पर तो निर्भर करती है जो हम कर देते हैं। जनसंख्या आर्थिक उत्पादकता जो करती है, पर व्यक्ति कितना हमें इनकम है, वो सब ये सारी चीजें इसी पर निर्भर। इसी नियमित रूप से करों का भुगतान करना और व्यापारिक नियमों का पालन कर प्रजा के मूल कर्तव्य माने जाते हैं। आर्थिक बेईमानी जैसे धोखाधड़ी करना, तस्करी करना, कर देने से बचना राज्य की वित्तीय स्थिति को गंभीर खतरे के रूप में देखा गया। कौटिल्य बार बार अपने अर्थशास्त्र में इस बारे में चेतावनी देते हैं कि दमनकारी नीतियां, अत्यधिक कर धन जैसा ज्यादा टैक्स लेना, लोक कल्याण की उपेक्षा करना से लोग जो होते हैं, उसकी प्रजा जो होती है वो हमेशा असंतुष्ट रहती है। उसके विरुद्ध जन और राज्य के विरुद्ध जो गतिविधियां उत्पन्न होती हैं, दमनकारी नीतियां, उसके विरुद्ध जो होता है विद्रोह खड़ा करती है। इसलिए एक बुद्धिमान शासक को इस प्रकार शासन करना चाहिए जिसमें उसकी प्रजा का भी समृद्धि सुनिश्चित हो, कल्याण हो, साथ ही साथ उसका भी कल्याण हो, राज्य का भी, ठीक है। और कृषि, विकास, अवसंचार, आर्थिक विनिमय राज्य को एक ऐसी जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अत्यधिक अंततः शासक को प्रजा दोनों के हित में होते हैं। इस प्रकार प्रजा कर्तव्य भी राज्य की उस जिम्मेदारी से जुड़ी होते हैं रहते हैं जिसके माध्यम से वे सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। अब बात करते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति में मनु द्वारा जो बताया गया है प्रजा धर्म को लेकर, यह ग्रंथ समाज को एक संगठित श्रेणीबद्ध रूप प्रस्तुत करता है। आप जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब, और ये सब इन्होंने उनके कार्य आधार पर, उनके व्यवसाय आधार पर निर्भर, जिससे स्थिरता विभिन्न सामाजिक समूहों को सौंपे गए कर्तव्य को उचित पालन पर निर्भर करता है कि जो भी समाज में लोगों को कर्तव्य सौंपे गए हैं उस टाइम के वो उचित रूप से हो सके। इस ढांचे के भीतर प्रजा की जिम्मेदारी या प्रजा का कर्तव्य केवल राजनीतिक दायित्व ही नहीं है बल्कि उससे कई ऊपर है। इसे व्यापक नैतिक व्यवस्था के हिस्से के रूप में भी समझा गया है जो समाज की धारणा करती है। प्रजा के कर्तव्यों में वैध सत्ता पालन करना, उनके नैतिक अनुशासन करना, समाज की अंतरिक व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है, समय पर कर देना, सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करना, ये सब शामिल होता है ये मनु के मनुस्मृति। इस प्रकार राजनीतिक सत्ता का एक ऐसे मानक संरचना के भीतर स्थापित होती है जहां पे राजा धर्म की रक्षा करते हैं और प्रजा अपने आचरणों के माध्यम से राजा को सहयोग, संरक्षण, योगदान देती है। मनुस्मृति में प्रजा धर्म जो है केंद्रीय विशेषता उसका वर्ण धर्म की व्यवस्था के साथ एकीकरण है। समाज को 4 प्रमुख वर्णों में बांटा गया जैसा हमने डिस्कस किया, और प्रत्येक को सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए ताकि सब लोग एक दूसरे पर डिपेंड रहे, समरसता बनी रहे, एक विशेष कर्तव्य सौंपे गए थे। ब्राह्मण का दायित्व अध्ययन करना, अध्यापन करना, ज्ञान यज्ञ से लेना, अनुष्ठान करना, धार्मिक ये सब। क्षत्रिय का काम था सुरक्षा करना, शासन करना। वैश्य का काम था कृषि, व्यापारी, आर्थिक गतिविधियों में कार्य करना। वही शूद्र इन तीनों वर्गों के विभिन्न प्रकार के श्रम द्वारा सेवा करना ताकि उन्हें कई जरूरत थी अपनी सेवा वहां दे सके। इन निर्धारण भूमिकाओं का पालन सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित करता है। इस श्रेणीबद्ध संरचना के भीतर जो थे प्रजा धर्म का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति से जुड़े कर्तव्यों का निष्ठावान पूर्वक पालन करे और इसी प्रकार समाज सामूहिक कल्याण योगदान स्थापित करे। यद्यपि यह ग्रंथ जो है व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुशासन, आज्ञा पालन, नैतिक आचरण का बल देता है, फिर भी जो तक प्रजा के लिए राजनैतिक सक्रियता और सामाजिक गतिशीलता
की बहुत कम गुंजाइश छोड़ता है। राजसत्ता के भीतर जो होता है निर्विवाद आज्ञा पालन पर जोर दिया गया है। इस बात पर जोर दिया गया है कि राजनीतिक सत्ता जो होती है शक्ति शासन और उच्च समूह के हाथ में केंद्रित है, जो कि सही में अपने कर्तव्य पालन कर एक समाज में लोक कल्याण नैतिक व्यवस्था एक स्थिर शासन व्यवस्था स्थापित है। अब आती है प्रजा धर्म के मुख्य तत्वों के बारे में बात। तो प्रजा धर्म के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो होता है कानून और धर्म का पालन करना, जहां प्रजा से अपेक्षा की जाती है कि वह समाज शासक द्वारा जो नियम है कानून कायदे है उसका ठीक प्रकार से पालन करेगी, और शासक से उम्मीद की जाती है कि वो प्रजा के हितों को कल्याण को ध्यान रखते हुए जो व्यवस्था बनाए रखेगा, जिससे समाज व्यवस्था बनी रहे। इसी प्रकार राज्य के प्रति निष्ठा और सहयोग है, जिसमें प्रजा को राज्य के निर्णय का सम्मान करना और साथ ही साथ शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग देना है। कर भुगतान करना भी प्रजा धर्म के अंतर्गत आता है। अगर आप टैक्स नहीं पे करते तो आप सोचिए कि आप अपने प्रजा धर्म का पालन नहीं कर रहे, जिससे आपके राज्य की जो आर्थिक व्यवस्था है वो ठीक प्रकार से सुदृढ़ नहीं हो पाएगी। सामाजिक समरसता अनुशासन बनाए रखना प्रजा धर्म का एक महत्वपूर्ण है, जहाँ लोगों से आपसी सद्भावना शांति सहयोग की बात की जाती है, कि उम्मीद की जाती है कि आप लोगों में ये सब चीजें होंगी, सद्भावना सहयोग आपसी उत्पादक गतिविधियों में भागीदारी, जैसे कृषि हो गया व्यापार हो गया शिल्प, ये प्रजा धर्म का हिस्सा माना है, क्योंकि इससे राज्य को समृद्धि और विकास सुनिश्चित होता है ना। अब राजधर्म का महत्व बात करें तो प्राचीन भारत में जो था राजधर्म का काफी ज्यादा महत्व है, क्योंकि यह जो था राज्य के केवल शासन आधारित ना बनकर जन आधारित बनता है। प्रजा धर्म इस विचार को स्थापित करता है कि राज्य की स्थिति समृद्धि नैतिकता केवल राजा के आचरण पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि इसके विचार प्रजा के कर्तव्य अनुशासन के समान है। ठीक है, यदि प्रजा अपने धर्म का पालन नहीं करेगी तो एक ऐसा धर्म प्रणय राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए में असफल होगा। जब आप ही नहीं सपोर्ट करोगे तो क्या ही कोई शासक कर ले, है ना। दूसरा आता है महत्वपूर्ण तत्व होता है सामाजिक व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखना। जब लोग अपने कर्तव्य जैसे कानून का पालन करना नैतिक आचरण सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते हैं तो समाज में भी अराजक अव्यवस्था स्थिरता बनी रहती है। ठीक है, अगर लोग इस आचरण का पालन करते हैं तो ऐसी स्थितियां कम बन जाती है। मनुस्मृति के अनुसार समाज में प्रत्येक वर्ग को ऐसी स्थिति ना हो सके, इसलिए वर्ण में बांटा गया, जहाँ सभी के पास प्रत्येक धर्म और उनके कर्तव्य को सौंपा जाए, और ताकि वो अपने धर्म का पालन करें, समाज संतुलन समरसता बनी रहे। इससे समाज में शांति सहयोग स्थिरता का वातावरण स्थापित। इसके अतिरिक्त जो होता है राज्य और प्रजा के बीच में विश्वास और सहयोग को बढ़ाना। जब प्रजा अपने राज्य के प्रति निष्ठावान सहयोग कर को उचित रूप से देती है भुगतान करती है तो शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि राज्य की आर्थिक शक्ति प्रशासनिक दक्षता प्रजा की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है, इसी प्रकार जो है प्रजा धर्म राज्य की आर्थिक प्रशासन मजबूती प्रदान करता है। इसके साथ ही प्रजा धर्म का एक और महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करती है। जैसे हमने डिस्कस किया आज प्रजा धर्म में जो है नैतिक नागरिकता भी आती है, प्रोत्साहित करे, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। इस प्रकार जो होता है प्रजा धर्म का महत्व इस बात पर निहित करता है कि एक संतुलित और आदर्श राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करता है, जिसमें राजा और प्रजा दोनों समान भूमिका रखते हैं। अगर एक भी अपनी भूमिका अपना कर्तव्य का पालन नहीं करता है, उल्लंघन करता है, तो समाज में अशांति अस्थिरता उत्पन्न होती है ना। इसलिए प्रजा धर्म प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में स्थापित है, जिसकी प्रासंगिकता आज के लोकतांत्रिक समाज में भी काफी रूप से देखी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 का थर्ड पार्ट, जिसे कहें आपात धर्म। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।